अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आज का वीडियो हर पाकिस्तानी के लिए देखना बेहद ज़रूरी है और वो लोग जो हमारे रियासती इदारों, हमारी फ़ौज, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, उनके लिए भी ये वीडियो देखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि उसके हक़ में होने वाले लोगों के लिए, क्योंकि आज के इस छोटे से वीडियो में आपको वो तमाम डिटेल दूंगी जो इससे पहले आपको शायद किसी ने नहीं बताई होगी। आप सब लोग जानते हैं कि आज एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने बहुत ज़्यादा तनकीद की है फ़ौज के ऊपर, हमारे मिलिट्री इदारों के ऊपर, हसास इदारों के ऊपर, और उन्होंने खुलेआम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर खड़े होकर ना सिर्फ धमकियां दी हैं बल्कि उनकी जो औरतें हैं, जो ख़वातीन हैं, उनको भी नहीं छोड़ा और कहा है कि आपके जो मैं राज हैं उनको लीक कर दूंगा। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि इससे पहले जो हामिद मीर हैं वो इल्ज़ाम लगा चुके हैं फ़ौज के ऊपर कि उन्होंने इनको 6 गोलियां मारी थी। आपको याद होगा अप्रैल का महीना था, 2014 का सन था, जब हामिद मीर ने कहा था कि उनको उस वक्त के ISI के जो हेड थे यानी कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम, उनके ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि उन्होंने इनको 6 गोलियां मरवाई हैं जिसकी वजह से वो जान से जाते जाते रह गए हैं। तो उसके बाद आपको याद होगा कि जियो न्यूज़ को बहुत सारी पाबंदियों का सामना भी करना पड़ा था क्योंकि जियो ने उस वक्त स्टैंड किया था हामिद मीर के साथ। तो अब फिर से वही तारीख दोहराई गई है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने खड़े होकर खुलेआम ललकारा है हामिद मीर ने फ़ौज को। तो सब लोग जानना चाहते हैं कि इस वीडियो की हकीकत क्या है, इसके पीछे का राज क्या है। वो सब कुछ मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, और वो कौन से सहाफ़ी हैं जिनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है और उनका सॉफ्टवेयर क्यों अपडेट किया गया है, उन्होंने इससे पहले क्या किया था कि फ़ौज और वो आमने सामने आ गए जिसकी वजह से ये सब हुआ। ये सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप लोग बराए मेहरबानी देख लीजिए वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो। अब एक करेला ऊपर से नींद चढ़ा। अब हुआ ये है कि एक तरफ हमला किया गया है, हमले के बाद 3 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, और दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात साहब जो हैं वो BBC को कह रहे हैं जनाब कि इस तरह के हमले तो होते रहते हैं। तो अब हमें जो है ना एक लाउड मैसेज देने की ज़रूरत है। ये आपको शायद लग रहा हो कि मुझे तुम गुस्सा चढ़ा हुआ है, मुझे कोई गुस्सा नहीं चढ़ा हुआ। गुस्सा इसलिए नहीं चढ़ा हुआ कि ये जो नौजवान मेरे साथ खड़ा है, पहले आपने इसको मारा, इसके घर में घुस के मारा, और फिर आपने एक दूसरे को टेलीफोन कॉलें की और पर्सनल मीटिंग्स में कहा हमने घर में घुस के मारा। तो अगर तुम इतने बहादुर हो तो घर में घुस के मारते हो जिसमें उसकी मदद के लिए सिवाय उसके तोते के और कोई भी नहीं था, तो इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था, तुम कहते हो ओहो नहीं कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है हमें तुम कौन हो। ये जो तुमने एक असद तूर के बारे में प्रोपेगेंडा किया है कि जनाब लड़की का जो भाई था वो इसका भी भाई नहीं, लड़की के भाई का नहीं पता मुझे, लड़की की माँ का पता है, उसका नाम जनरल रानी। लड़की की माँ का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। ठीक है, अब तसल्ली होगी आपको जी। तो ये भी एक झलकी आपको बता दिया है कि और भी जनरल रानी हैं, उनका भी नाम बताएंगे हम। ये मैंने इसलिए बात किया कि इसको मारा भी और फिर कहा कि ये तो जनाब पॉलिटिकल असाइलम लेना चाहता है। तो पॉलिटिकल असाइलम इसने तो नहीं लिया, पॉलिटिकल असाइलम तो तुम्हारे बाप परवेज मुशर्रफ ने लिया, जो चूहे की तरह इस मुल्क को छोड़ के भाग गया। इसके बैंक अकाउंट्स चेक करवाओ, असद तूर के बैंक अकाउंट्स चेक करवाओ, और परवेज मुशर्रफ के बैंक अकाउंट्स भी चेक करवाओ। पता चल जाएगा कि गैर मुल्की ताकतों से फंडिंग किसको मिलती है। तुमने इससे नारा लगवाया इजराइल मुर्दाबाद, इसलिए कि तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है, तुम चोर हो। तुम्हें पता है कि तुम हम लोगों के सामने बैठ के इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की वकालत करते हो। जब तुम लोग
पाकिस्तान के मीडिया को इजराइल के हक में एक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो जाते हो। तुम देखते हो ये मीडिया तो हर वक्त इजराइल की मुखालफत ही करता रहता है, तुम्हें इस पे बड़ा गुस्सा आता है। तुम फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी अबसार आलम को गोलियां मारते हो, कभी असद तूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। फिर तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। और मीडिया पे शिकवा होता है, मीडिया वालों तुम हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ ताउन नहीं करते, तुम मीडिया को फेंटी लगाते हो। तो मीडिया जो है ये इंडिया के साथ दोस्ती में हमारे नए नैरेटिव जो है उसकी मदद नहीं कर रहा। तो इजराइल के मामले पर और इंडिया के मामले पर ये मीडिया जो है ये उस नैरेटिव पे खड़ा है जो पाकिस्तान के अवाम का नैरेटिव है, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नैरेटिव है। हम उसी नैरेटिव पे खड़े रहेंगे। तुमने मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कहा और आज तुम असद तूर को भी गद्दार कह रहे हो, तो लिहाजा ये भी गद्दार है तो मैं भी गद्दार हूँ, यासमा शराजी भी गद्दार है, फौजिया शाहिद भी गद्दार है, मुनीज़ जहांगीर भी गद्दार है, तायरा अब्दुल्ला भी गद्दार, हम सारे गद्दार हैं। क्योंकि आपके बाप दादा अयूब खान ने फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा था। तो जो मुनीज़ जहांगीर ने थोड़ी सी बात किया ना, मैंने उसको ज़रा थोड़ा आगे बढ़ा दिया है कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं? अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। जी, तो आप लोगों ने वीडियो देखा। अब मैं आपको इसका एक एक पुर्जा अलग करके ना पूरी डिटेल एक बहुत ब्रीफ अंदाज में छोटे से वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि एक सहाफ़ी हैं और वो यूट्यूबर भी हैं, वो व्लॉगर भी हैं। उनका नाम है असद तूर। वो रहते हैं इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में। मंगल ये जो गुजरा है, गुज़श्ता मंगल, इसकी रात को अचानक 3 अफराद इनके घर में घुसते हैं बकौल सहाफ़ी असद तूर के। ये वो थाने में जाके रिपोर्ट कर रहे हैं। जो उन्होंने थाने में जाके रिपोर्ट किया है वही मैं आपको बता रही हूँ कि उनके मुताबिक 3 अफराद उनके घर में दाखिल होते हैं जो नकाब पोश होते हैं और वो इनको रस्सियों के साथ बांध के एक कुर्सी पे बिठा देते हैं। उसके बाद वो पाइप के साथ इनके ऊपर तशद्दुद करते हैं। फिर उसके बाद इनका ये कहना है कि वो तीनों अफराद मुसल्ला थे, उनके हाथ में पिस्तौलें थी और उन्होंने वो जो पिस्तौल के जो बट होते हैं उससे इनको मारा। और मारने के बाद जब ये लहूलुहान हो गए तो उसके बाद वो 3 अफराद जो हैं वो वहाँ से अचानक गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले बकौल व्लॉगर असद तूर के कि इनको वो तीनों अफराद कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ। अब वो क्यों कहते हैं, ये भी पाकिस्तानी है वो भी पाकिस्तानी है, आपके ज़हन में सवाल आएगा। सवाल इसलिए, इसका जवाब मैं आपको देती हूँ, ठीक है, बनता है। असल में ये जो व्लॉगर हैं असद तूर, ये फ़ौज के मुखालिफ हमेशा इनका बयानिया रहता है और इनका ये कॉन्फ्लिक्ट आज से नहीं चल रहा बल्कि कुछ सालों से चलता चला जा रहा है। पिछले साल भी इनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें फ़ौज और जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ हर्जा सराई के ऊपर इनको वार्निंग्स दी गई थी। लेकिन क्योंकि ये बाज नहीं आ रहे थे और एक लंबे अरसे से फ़ौज के ख़िलाफ़ एक ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे, तो अब क्योंकि 3 अफराद घुस के उन्होंने इन पे तशद्दुद किया है तो इन्होंने भी इल्ज़ाम रियासती इदारों पे धरा है। हालांकि ये बात तो साबित नहीं होती कि वो जो 3 अफराद थे क्या वो वाकई ही हमारे हसास इदारों के लोग थे जिन्होंने इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया है या इनका कोई घरेलू या निजी मामला था। तो जैसे ही वो अफराद इनके ऊपर जुल्म करके निकले बकौल इनके, तो ये अपने फ्लैट से बाहर निकले, इन्होंने चीखे चिल्लाए, लोगों से मदद की अपील की और वहाँ से इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो इनके ऊपर निशानात और खून निकल रहा था तो वहाँ पे पुलिस आई। पुलिस ने फिर जो इनका जो इब्तदाई बयानिया था वो लिया और इनके मुताबिक इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है डायरेक्ट हमारे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, हमारे मिलिट्री इदारों के ऊपर कि उन्होंने मुझे ज़दोकोब करवाया है। अच्छा, अब इसके बाद जुम्मे वाले दिन क्या हुआ कि जो सीनियर सहाफ़ी हैं हामिद मीर, उन्होंने एक रैली निकाली और उन्होंने उस रैली के अंदर जो
صحافتی لوگ تھے وہ بھی شامل تھے اور جو عام لوگ تھے وہ لوگ بھی شامل تھے، اور اسلام آباد پریس کلب کے سامنے کھڑے ہو کر بہت سارے لوگوں نے تقریریں کیں فوج مخالف، جس میں منیزہ صاحبہ بھی شامل تھیں. پھر اس کے بعد حامد میر آئے. حامد میر نے کھلے عام آمنے سامنے جو ہے نا وہ فوج کے اوپر تنقید کرتے ہوئے ان کو کہا کہ اگر آئندہ آپ لوگوں نے یہ سلسلہ نہ روکا اور ہمارے صحافیوں کو اسی طرح سے آپ مار کٹائی کرتے رہے، جبکہ انہوں نے آرٹیکل 19 کی مثال دیتے ہوئے کہا اصل میں آرٹیکل 19 کیا ہے. یہ آرٹیکل 19 وہ ہوتا ہے جس کے تحت آپ کو پوری طرح سے یہ حق دیا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی بارے میں اپنا آزادی اظہار رائے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں ذاتی طور پہ کہ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے کسی کو آزادی دے دی ہے تو وہ آپ کی ماں بہن ایک کر دے، وہ آپ کے بارے میں کوئی بھی غلط باتیں کر دے اور اس طرح کی کر دے کہ آپ اٹھ کے اس کو قتل کر دیں یا آپ اسے ماریں، تو بعد میں اگلا بندہ کہے کہ میں تو صرف منہ سے بول رہا تھا، اس نے تو مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، جبکہ وہ منہ سے ایسے الفاظ بول رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ قابو میں نہیں رہ پاتا. اچھا، اب حامد میر جو ہیں انہوں نے تو کھلے عام فوج کو دیں دھمکیاں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کی جو خواتین ہیں انہوں نے جو ماضی میں کام کیے ہیں ان کے تحت بھی ہم آپ کے اندر کے جو راز ہیں وہ کھول دیں گے. پھر اس کے بعد حامد میر نے اپنی تقریر میں جو مین پوائنٹس بولے وہ میں جلدی آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ ابھی بھی بہت ساری ایسی انفارمیشن ہے جس کا آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے. حامد میر نے فوج کو للکارتے ہوئے یہ کہا کہ اگر تم لوگوں کے اندر اتنا حوصلہ ہے تو چھپ کے کیوں مارتے ہو، سامنے آؤ اور اس بات کو مانو کہ ہاں ہم گھسے تھے اور ہم نے مارا تھا. حامد میر نے بہت زیادہ تنقید کی پرویز مشرف پر بھی، اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پروگرام ہے ہارٹ ٹاک جو کہ آتا ہے BBC کی طرف سے، اس میں جب لیا گیا فواد چودھری کو اس بارے میں موقف دینے کے لیے، تو فواد چودھری نے موقف دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ اس شخص کے اوپر ظلم و ستم ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی اٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگا دے، کیونکہ جن لوگوں نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے اس کی CCTV فوٹیج جو ہے وہ ہم نے حاصل کر لی ہے، اور ایک سینئر پولیس والے جو افسران ہیں ان کو ہم نے یہ کیس جو ہے فارورڈ کر دیا ہے، اور جلد ہی وہ لوگ جو ہیں پکڑے جائیں گے. اس حوالے سے حامد میر نے تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اب اس شخص کے اوپر جن لوگوں نے مطلب ظلم کروایا ہے، یہ بربریت کی ایک مثال قائم کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا اشارہ تھا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل کسی لڑکی کا معاملہ تھا اور اس لڑکی کے بھائی نے آ کر اس کو تشدد کا نشانہ بنایا، جبکہ حقیقت کا انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد جو فواد چودھری ہیں انہوں نے اس معاملے کے اوپر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جان بوجھ کے اپنے اوپر اس طرح کے کام اس لیے بھی کرواتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل اسائلم چاہتے ہیں. پولیٹیکل اسائلم کیا ہوتا ہے؟ یعنی سیاسی پناہ، یعنی کہ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ جان بوجھ کر یہ سب کچھ ایک کھیل رچا جا رہا ہے تاکہ بعد میں وہ سیاسی پناہ کے لیے پولیٹیکل اسائلم کے لیے اپلائی کر سکیں، کیونکہ باہر کے جو ممالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک انسیف جگہ ہے اور پاکستان کے اندر تو فوج جو ہے وہ یہ سب کچھ کرتی ہے، اس لیے ان کو پولیٹیکل اسائلم دیا جائے. لیکن فواد چودھری نے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم لوگ جلد ہی اس واقعے کی تحقیقات تک پہنچ جائیں. اب میں نے کیونکہ ایک سائڈ کی بات کر دی ہے تو میں دوسری سائڈ کی بھی بات کروں گی، کیونکہ حامد میر نے الزام لگایا ہے، انہوں نے کہا ہے یوٹیوبرز کے اوپر الزام لگاتے ہوئے کہ فوج نے یوٹیوبرز کو اور ولاگرز کو خریدا ہوا ہے، ان کو 50 ہزار روپے منتھلی تنخواہ دیتے ہیں. اور حامد میر نے کہا کہ یہ جو میں نے بیان دیا اس کے بعد بہت سارے ولاگرز میرے بارے میں غلط الزامات لگائیں گے، کیونکہ وہ بھرتی کیے گئے ہیں فوج کے اور انہوں نے اپنی تنخواہ یعنی کہ 50,000 روپے حلال بھی کرنے ہیں. تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اگر ایک سائڈ کی بات کروں تو میں دوسری سائڈ کی بھی بات بتاؤں. میرا سوال ہے حامد میر سے کہ چلیں فرض کریں ہم وقتی طور پہ یہ بات مان لیتے ہیں کہ حامد میر کو جو گولیاں لگی تھیں وہ گولیاں جو ہیں وہ فوج نے ماری تھی، چلیں وقتی طور پہ مان لیا، الزام بھی انہوں نے عائد کر دیا فوج کے اوپر. چلیں ہم وقتی طور پہ یہ بھی مان لیتے ہیں کہ جن لوگوں نے صحافی اسد طور کو مارا وہ لوگ بھی وہی تھے. تو پھر آپ جو اسلام آباد پریس کلب کے باہر کھڑے ہو کے مظاہرہ کر رہے ہیں اس سے کیا ہو جائے گا؟ کیا اتنے سال پہلے 2014 میں آپ کو گولیاں لگی تھی آج تک کچھ ہو پایا؟ نہیں ہوا نا. یعنی کہ جنہوں نے پھر سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے وہ اپنے طریقے سے کر ہی لیتے ہیں. آپ کے خالی صحافی اسد طور کے حق میں بات کر لینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کے دھمکیاں دینے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. حامد میر نے ڈائریکٹ فوج پہ الزام لگاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ وہی فوج ہے جنہوں نے فاطمہ جناح جو قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن ہے ان کو بھی غلط قرار دیا تھا، ان کو بھی کافر قرار دیا تھا. اچھا، اب حامد میر نے تو اپنی تقریر میں جو کچھ کہنا تھا وہ تو وہ کہہ چکے، لیکن اب ہم آتے ہیں حامد میر کی اس تقریر کے اوپر لوگوں کا یعنی عام پاکستانیوں کا کیا رد عمل ہے. اب حامد میر کے اوپر اتنی زیادہ تنقید
तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पे कि ट्विटर के ऊपर ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है। दो तरह के लोग हैं जो हामिद मीर के हक में हैं और उनके मुखालिफ हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। जो तो हामिद मीर के हक में हैं वो तो सहाफ़ी हजरात हैं और वो कह रहे हैं कि हामिद मीर की जुर्रत को सलाम के खुद 6 गोलियां खाई थी, उसके बावजूद भी वो प्रेस क्लब के बाहर आए और उन्होंने खुलेआम फ़ौज को ललकारा है। जबकि जो हामिद मीर के ख़िलाफ़ हैं, यानी कि जो हामिद मीर को इस मामले में गलत पाते हैं, समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हामिद मीर को इस मुल्क से मुल्क बदर किया जाए क्योंकि वो हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रहे हैं, जो कि हमें हरगिज़ कबूल नहीं है। इस हवाले से मैं कुछ मैसेजेस हैं जो आपको रीड करके बताना चाहूँगी। एक सारिफ हैं, उन्होंने लिखा कि उनके वालिद कहा करते थे कि हामिद मीर अपने वालिद वारिस मीर की तरह रियासत और इदारों को जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त के नाम पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन मैं कभी अपने वालिद की बात को नहीं समझ सकी ता वक्त के आज मैंने ये तकरीर देख ली। उसके बाद हामिद मीर की जो हिमायत है उसमें भी ट्वीट करते हुए एक मुहक्किक और समाजी कारकुन हैं अम्मार अली जान, उन्होंने उनकी तारीफ़ की हामिद मीर की और कहा कि उनको इस तरह सरेआम पाकिस्तान की तारीख़ जो है उसको मसख शुदा बयानिए को चैलेंज करने पर वो दाद पेश करते हैं। फिर इसके बाद एक सारिफ ने यहाँ तक लिख डाला कि पाकिस्तान आलमी ताकतों के लिए किराए की रियासत का किरदार अदा करता है और इस शर्मिंदगी का बायस सहाफ़ी या नाक़दीन नहीं बल्कि वो लोग हैं जो आम शहरियों पर गैर मुल्की एजेंट होने का इल्ज़ाम आयद करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक बड़ा अच्छा मैसेज जो मुझे लगा सोशल मीडिया पे वो ये था कि पंजाब हुकूमत से मुंसलिक हैं अज़हर मशवानी, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हामिद मीर की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात पर वो ये कहना चाहते हैं कि सवाल ये है कि कौमी इदारे पर इल्ज़ामात लगाने वालों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के बजाय जो टॉप सीक्रेट ब्रीफिंग है उसमें हामिद मीर को क्यों बुलाया जाता है। यानी कि उनका कहने का मकसद था कि आप लोग को पता है कि टॉप सीक्रेट ब्रीफिंग्स जब होती हैं फ़ौज की तरफ से तो उसमें हामिद मीर को अक्सर आपने देखा होगा कि वो सामने वाली फ्रंट रो में बैठे होते हैं। तो उन्होंने ये सवाल उठाया है कि जब वो खुलेआम फ़ौज के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करते हैं तो उनको बुलाया क्यों जाता है। इसके बाद खुर्शीद पठान और बहुत सारे सार्फिन ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि जो हामिद मीर हैं इन्होंने फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं फिर से दोबारा बिना सबूतों के, क्योंकि उनके पास सबूत कोई नहीं है, धमकियां दी हैं, गालियां दी हैं, उनकी ख़वातीन को बातें की हैं, तो इनके ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पे मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए गद्दारी का। तो इस तरह से बहुत सारे मैसेजेस हैं। कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो कि हामिद मीर के हक़ में हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो हामिद मीर के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चाहते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या समझते हैं, आपकी समझ में क्या आया है? क्या आप असद तूर को सही समझते हैं कि वो जो फ़ौज के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करते हैं वो बिल्कुल ठीक है, या कि आपको लगता है कि जिन लोगों ने उनके ऊपर आकर तशद्दुद किया है वो गलत है, या कि आपको लगता है कि वो बिना सबूतों के किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, ये आपको ठीक लगता है, या कि आपको लगता है कि हामिद मीर ने खुलेआम खड़े होकर जो तकरीर की है वो बहादुरी की वजह से की है, या आपको लगता है कि हामिद मीर का सॉफ्टवेयर भी अपडेट होने वाला है, या कि आपको लगता है कि हामिद मीर ने जो कहा है कि व्लॉगर्स जो हैं वो 50-50 हज़ार रुपया तनख्वाह लेते हैं फ़ौज से। इस बारे में आप लोगों का जो भी ख्याल है आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।